कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 15 साल पहले वेइली सिटी ने बेक्यू और वेस्टर्न जू पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था और अब वो दोनों सिटी वेइली के अंडर आ गई थी। उसके बाद बेक्यू सिटी के लोग नॉर्थ की तरफ जाकर बसने लगे। उसके बाद गू फैमिली और यान फैमिली सबसे ज्यादा ताकतवर बन गए। गू फैमिली और यान फैमिली में रिलेशन अच्छा करने के लिए शादी तय किया जाता है। जो यान फैमिली की बेटी है उसकी शादी गू फैमिली के सबसे बड़े बेटे से होनी थी, पर अचानक से बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उनका मर्डर हुआ है। उसके बाद उनके जो छोटे बेटे हैं उनकी शादी उस लड़की से करवाई जाती है जिससे उसकी पहले बेटी की शादी हो रही थी। पर गू फैमिली को जो दूसरा बेटा होता है वो शादी से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। ऊपर से उसकी भाई की शादी तय हुई होती है जिससे उस लड़की के साथ, जिससे वो बहुत ज्यादा निराश होता है क्योंकि उसका भाई उसके लिए सब कुछ था और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने भाई के मौत का बदला नहीं ले पा रहा था। इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और अब उसे आने वाले एग्जाम को क्रैक करना था और सबसे बड़ा यंग मास्टर बनने के लिए वो रेडी था। अब यहाँ पे वो तलवारबाजी स्टार्ट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन लीड की तरफ जिसका नाम होता है वाइली दोंग, जिसने एक वाइन शॉप खोला था जहाँ पर वो वाइन बेच रहा होता है। परंतु उसके आसपास के जो शॉप के ओनर थे वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। ना तो उससे बात कर रहे होते हैं, ऊपर से उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। पहला शॉप ओनर एक मीट बेच रहा होता है। तब वाइली दोंग पूछता है कि क्या आप मेरी वाइन खरीदोगे? तो वो इंसान मना कर देता है साफ साफ कि मुझे नहीं चाहिए। फिर वाइली दोंग और लोगों के पास भी जाता है पर सारे लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। कोई भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसके बाद वाइली दोंग वापस से अपने शॉप पर चला जाता है। वहाँ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम शिकॉन होता है, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। ना उसके माता पिता होते हैं ना कोई भी होता है, बस वो यहाँ पर घूम रहा होता है बंजारों की तरह। फिर वो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुका होता है, पर यहाँ पर वाइली दोंग उससे बता रहा होता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ पर वो सब मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तभी उसे पता लगता है कि कुछ मास्टर्स आए होते हैं और वो यान फैमिली के यंग मास्टर होता है। यान वेतन करता है, मैंने सुना है कि एक न्यू वाइन शॉप खुला है तो चलो तुम्हारी मैं वेतन करवा देता हूँ। तब वाइली दोंग कहता है कि क्यों नहीं, आप मेरी वाइन एक बार पियोगे ना तो बार बार पियोगे। उसके बाद यान वेतन करता है, ठीक है देखता हूँ आपकी वाइन में कितना दम है, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद वाइली दोंग उन्हें अंदर ले जाता है। उसके बाद वो कहता है कि देखो इतनी सारी वाइन यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर यहाँ पे यान वेतन कहता है कि इतनी सारी वाइन है, आप भी मेरे साथ बैठो, हम दोनों एक साथ टेस्ट करेंगे। फिर वाइली दोंग बैठ जाता है और अपनी वाइन के बारे में एक एक करके सब बताता है और दोनों पी रहे होते हैं। ये यान वेतन कहता है कि वो कौन है। तब यहाँ पे वाइली दोंग बताता है कि ये मेरा दोस्त है। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो गेस्ट है तो उसे भी बुलाओ ना, एक साथ वाइन पियेंगे और मजे भी करेंगे। वैसे तो तुम्हारा शॉप है वो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। तभी वो वाइन उसकी तरफ फेंकता है, पर यहाँ पे वाइली दोंग को गुस्सा आ जाता है कि मुझसे दुश्मनी करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये सुनकर यान वेतन कहता है कि ऐसा है क्या। उसके बाद ये दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं और यहाँ पे वाइली दोंग अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसके बाद यान वेतन भी खड़ा होकर कहता है कि जीशु की स्पेयर मतलब तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। पर सीकन उसे रोक लेता है और कहता है कि लड़ाई मत करो नहीं तो बड़ा महंगा पड़ेगा। इसमें लड़ाई करोगे ना तो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। फिर वो वहाँ से यान वेतन चला जाता है। अभी सीकोंग कहता है कि इस करेज के अंदर एक लड़की भी है। वाइली दोंग कहता है कि हाँ मैंने स्मेल करके पता लगा लिया था कि वो और कोई नहीं यान वेतन की बहन होती है जिसका नाम यंग लोली है। उसके बाद उसका भाई कहता है कि देखो यहाँ पे जो नए लोग हैं वो थोड़े अजीब है, मुझे बहुत अजीब लगे, पर यहाँ पर इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे लोग अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यंग लॉली वो वाइन टेस्ट करती है और कहती है कि वाह क्या वाइन है।
सच में बहुत ही अच्छी है। उसके बाद उसका भाई कहता है कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए बस। दूसरी तरफ यहाँ पे जो बाइलीडोंग होता है और सीकोंग होता है वो सोच रहे होते हैं कि हमने इतनी सारी परेशानी झेली, मतलब कि यन फैमिली से पंगा ले लिया है, मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और वैसे भी गू फैमिली और यन फैमिली में मैरिज की एलिगेंस हुआ है जो कि अभी टूट रही है, मतलब शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ से चले जाते हैं और उनके घर जाके देखते हैं कि कहीं वो उनसे दुश्मनी करने के लिए कुछ लोगों को तो नहीं लेके आ रहे हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि आसमान जो एकदम से धूप थी बिल्कुल रात हो जाती है। दो लड़कियां कुछ पावर का यूज करके उसे रात बना देती है। उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक डार्क रिवर का घोस्ट, जो कि अम्ब्रेला घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो आया होता है गू चनमन से मिलने के लिए और कह रहा होता है कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि आपके बड़े भाई की जान जाने के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी है और आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, पर अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ दे सकते हैं आपके भाई का मौत का बदला लेने के लिए। मुझे पता है कि आपका भाई कैसे मरा है, पर यहाँ पे गू चनमन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे डार्क रिवर वाले लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो घोस्ट कहता है कि मुझे मारने से कुछ भी नहीं होगा, पहले उन लोगों को मारो जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। तब यहाँ पे गू चनमन कहता है कि अगर मुझे बदला लेना भी होगा तो मैं खुद ले लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं कभी भी डार्क रिवर के लोगों के साथ मिलकर कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए तुम जा सकते हो। ये सुनकर घोस्ट कहता है कि जैसे आपकी इच्छा, पर मेरा नाम सुमय है, ना कि डार्क रिवर। उसके बाद उनका गार्ड कहता है कि आपने उनकी मदद क्यों नहीं ली। गू चनमन कहता है कि डार्क रिवर एक ऐसी प्रेजेंस है जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए, इसी में हमारा भला है। तब यहाँ पे बाइलीडोंग और सीकोंग कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वैसे ही सुमय आ जाता है और यहाँ पे दो लड़कियां भी आ जाती हैं जो कहती है कि तुम दोनों कब से हमारी बातें सुन रहे थे। पर सुमय जैसे ही बाइलीडोंग की तरफ देखता है वो कहता है कि जाने दो इन्हें। वो दो लड़कियां कहती है कि क्यों मास्टर। फिर सुमय कहते हैं कि जाने दो अब यहाँ से इन्हें। बाइलीडोंग जैसे ही अपने शॉप आता है वैसे ही वो वहाँ पे एक गार्ड को देखता है जो कहता है कि तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सीकोंग सामने आता है और उस गार्ड से लड़ने लगता है। यहाँ पे वो जैसे ही उनसे लड़ रहा होता है वैसे ही वो देखता है कि बाइलीडोंग को वो लोग मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो जो मीट काट रहा होता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, बल्कि यन फैमिली का एक गार्ड होता है जो कि बाइलीडोंग को मारने के लिए आया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सीकोंग और बाइलीडोंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि फाइनली हमारी हेल्प के लिए कोई आ चुका है। ये जो लड़का होता है ये 8 यंग मास्टर में से एक होता है जिसका नाम होता है ली मनशा। फिर वो अपनी तारीफ करता रहता है। तभी वो कहता है कि अगर तुम अभी चले गए तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, और अगर अभी तुम नहीं गए मतलब तुम दुश्मनी मोल रहे हो। पर उसके दुश्मन जो होता है वो सोचता है कि इसको तो मैं हरा दूंगा, पर जैसे ही वो उसे हमला करता है वैसे ही ली मानशा एक स्ट्राइक से ही वो दुश्मन का चूर चूर कर देता है। और फिर वो बताता है कि इसमें 3 मूव्स होते हैं, पहला नो सेपरेशन, दूसरा नो रिटर्न और तीसरा एक स्ट्राइक पड़ते ही घायल हो जाता है। तब यहाँ पे एक गार्ड होता है, वो अपने मास्टर गू चनमन को बताता है कि ली मानशा आ चुके हैं और वो इन सभी चीजों से इन्वॉल्व हो चुका है। तब गू चनमन कहता है कि ये ली मानशा हर बार किसी न किसी परेशानी में फंस जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना, अभी हमें अपने प्लान पे जारी रहना होगा। यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है ली मानशा एक एक करके सबको घायल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बाइलीडोंग कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये वही है ना जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बोलता रहता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कुछ वो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, मामूली शॉपकीपर हूँ मैं भी यन फैमिली से एक ही हूँ। अब तुमने इन तीनों को ही हरा दिया है तो हम चारों को कैसे हराओगे। एक लड़का आता है और कहता है कि लू शोन, जिसको मिस्टर शिंगे के नाम से भी जाना जाता है, वो ली मानशा का फ्रेंड होता है। वो कहता है कि ली मानशा तुम इन लोगों को लेकर जाओ, मैं इन लोगों को चुटकियों में संभाल लूंगा।
उसके बाद वहाँ पे सीकोंग ये सब देखकर खुश होता है क्योंकि वो उसको इंस्पिरेशन मानता है। उसके बाद ली मानशा उन दोनों का ही कंधा पकड़ता है और कहता है कि किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से, और उन्हें लेकर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे लोशन जो होता है वो इन लोगों से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे जो ली मानशा है वो कहता है कि जल्दी जल्दी तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। दोनों कहते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन। ली मानशा कहता है कि तुम स्काउट से हो ना जिन्हें रोंग फोंग ने भेजा है। वो कहते हैं कि कौन सा स्काउट और कौन सा फोंग। ली मानशा कहता है कि तुम वो स्काउट से नहीं हो जो कि इन्फॉर्मेशन देने आए थे। तो यहाँ पे बाइली तोंग कहता है कि नहीं। तो तब उसे याद आता है कि रोम फोंग नाम के एक मास्टर ने उसे कहा था कि 2 लोग आ रहे हैं जिससे उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, पर गलती से वो ली मानशा ने किसी और को बचा लिया होगा। अब वो अपने सर पीट पीट कर रो रहा होता है क्योंकि उसने गलत लोगों को बचा लिया होता है। अब वो बेचारा करता भी क्या, अब उसने गलत लोगों को तो बचा लिया होता है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। अब इन्फॉर्मेशन भी गई और वो लोग भी गए। तब वहाँ पर लोशन आता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम भी बुद्धू बन गए हो। अब यहाँ पे दूसरी तरफ डार्क रिवर जो कि सुमे होता है, जिसे हम घोस्ट कहते हैं, वो आता है और देखता है उसका फ्रेंड आया होता है जिसका नाम होता है चंग। वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक बड़ा शो देखने आया हूँ। तो यहाँ पे सुमे पूछता है कि कौन सा शो। तब वो बोलता है कि बहुत बड़ा शो होने वाला है मार्शल आर्ट का, ऐसा शो जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। अब ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बात उठती है कि यन फैमिली और गू फैमिली में मैरिज की बातचीत हुई थी। पर क्या हुआ, गू फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा था वो अचानक से मर गया। फिर दूसरे बेटे से यन फैमिली की जो लेडी थी जिसने फर्स्ट यंग मास्टर से शादी करवाई जा रही थी, अब उनकी शादी दूसरे बेटे से करवाई जा रही थी, मगर ये सब सफल नहीं हो पाया। और गू फैमिली में जो 2 जने बचे हैं जिनको पावर मिल सकती है, एक तो दूसरे बेटे को और एक 5वें अंकल को। अब 5वें अंकल ने यन फैमिली के साथ हाथ मिलाकर पहले बेटे को मार दिया और दूसरे बेटे से पावर छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो यन लोली जो कि यन फैमिली की एक लेडी है उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है कि यन फैमिली का जो यंग मास्टर है उसे पता लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें मरवाने भेजा था वो बच चुके हैं। दूसरी तरफ हमें एक यहाँ पर लेडी दिखाई जाती है जो कि यन फैमिली की प्यारी सी सुंदर सी बेटी होती है। यन लोली जिसकी शादी गू फैमिली के बड़े बेटे से करवाने की बात हुई थी, अब वो वहाँ आती है और कहती है कि मुझे बदला चाहिए मेरे प्यार का। वो बताती है कि उसे प्यार था गू फैमिली के सबसे बड़े बेटे से, पर उसकी फैमिली के लोगों ने मिलकर उसे मरवा दिया। अब वो चाहती है कि उसकी शादी जो है ना वो गू फैमिली के दूसरे बेटे से ना हो, इसलिए उसे किडनैप कर ले। अगर वो उसे किडनैप करेंगे तो बहुत ज्यादा उनके लिए भी फायदेमंद होगा और यंग लोली जो चाहती है वो भी हो पाएगा। वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी, अब उसे सिर्फ अपने लव से शादी करनी है, चाहे वो मर भी क्यों ना गया हो। उसका प्यार उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे यन लोली ये सारी बातें बता देती है और कहती है मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और जाते जाते बता देती है कि मुझे इश्क है और मेरे भाई के पीछे भी एक बहुत बड़ी फोर्स है जो उसका साथ दे रही है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है बाइली तोंग कहता है कि मैं उस ब्राइड को उठा ले जाऊंगा और देखना ऐसा करने के बाद मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा। ली मानशा कहता है कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो गए तो तुम जानते हो ना तुम्हारे खिलाफ कितने सारे दुश्मन बन जाएंगे। पर बाइली तोंग कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। फिर वो बताता है कि 1 साल पहले की बात है जब वो अपने मास्टर गू चैन के साथ क्लासेस किया करता था। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम होता है युआओ। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे एक सुंदर सी फेरी युआओ नाम की लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो मोहित हो जाता है क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है। उसके बाद वो देखता है बाइली तोंग उस लड़की को देखकर पागल सा हो गया है, उसे देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि आपका नाम क्या है। तब ये लड़की अपना नाम नहीं बताती है, वो असलियत में गू चैन से हेल्प मांगने आई थी।
पर उसने हेल्प करने से मना कर दिया था। जाते जाते वो कहती है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, बाइलीडोंग, और तुम्हें मेरा नाम तब पता चलेगा जब तुम फेमस हो जाओगे, और जिस दिन तुम फेमस हुए मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी और अपना नाम बताऊंगी। ये सब कहानी सुनकर ली मानशा कहता है कि लड़के लड़के ही होते हैं, एक लड़की के पीछे ये सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, किडनैप करो यू यन लोली को और देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ युवाओं के पास मैसेज आता है कि जो उसे चाहिए वो आ चुकी है, तो युवाओं कुछ लोगों को भेजती है उसे लेने के लिए। अब हम देखते हैं 2 कैरेज आ रहे होते हैं और दोनों आमने सामने होती है। एक लड़की जो कि नौकरानी होती है, उसका यंग मास्टर उसे कहता है कि ये लोग जो हमारे सामने हैं ये हमारे दुश्मन हैं, इनको मजा चखाओ। अब ये लड़की जो होती है वो कहती है कि एक एक करके इन सबको मार दूंगी और बोलती है अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब उसका यंग मास्टर कहता है कि जल्दी मारो इन्हें, और भी काम है। हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे लोग वो एक एक करके सब पर हमला करती है, जिसकी वजह से ये लड़की हारने लगती है। फिर वो अपने यंग मास्टर से हेल्प मांगती है। फिर उसके यंग मास्टर सामने आते हैं। उन्हें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उसकी जो पावर होती है वो तो काफी शानदार है। उसके बाद एक ही झटके में वो सबको मार देते हैं और उसके बाद वो अपने कैरेज में जाकर बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यन फैमिली और गू फैमिली की मैरिज अलायंस थी, मतलब कि आज गू फैमिली के बेटे और यन लोली की शादी थी। तो यहाँ पे जो 5th अंकल होते हैं वो सभी को वेलकम कर रहे होते हैं। यहाँ से इम्पीरियल कोर्ट से एक गेस्ट आया होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड हशी। पर लॉर्ड हशी जो होता है वो 5th अंकल गू को देखकर खुश नहीं होता है। वो कहता है कि पता नहीं जिसके पास पावर नहीं है वो भी मेरा स्वागत करने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे उसकी बेइज्जती करने लगता है। ये 5th अंकल गू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से लॉर्ड हशी उसे बात कर रहे होते हैं, उसे ताना दे रहे थे कि एक कुत्ते को भी भेड़िए जैसी पावर मिल चुकी है, और गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे डार्क रिवर के लोग भी आए होते हैं, सुमे और चंग दोनों, क्योंकि आज बहुत बड़ा शो होने वाला था और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, इसलिए ये देखने आए हैं कि आज क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि आने वाले हैं। यहाँ बाइलीडोंग और शीकोंग भी आ चुके होते हैं, पर उन्हें यहाँ पे यन फैमिली के जो लोग होते हैं वो घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जाओगे बच के। तभी वहाँ पे ली मानशा और लोशन आ जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों जाओ और किडनैप करो दुल्हन को, हम इन्हें संभाल लेते हैं। और वहाँ पे लॉर्ड हशी भी आ चुका होता है। यहाँ पे फिर 5th अंकल आते हैं और कहते हैं कि आज फाइनली यन फैमिली और गू फैमिली की जो मैरिज अलायंस है वो सक्सेसफुल होने वाली है। आज बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है हमारा। तभी दूल्हा और दुल्हन को बुलाया जाता है। उसके बाद जो पंडित होता है वो कहता है कि वो कीजिए हेवन के गॉड को, पर यहाँ पर देखा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही वेडिंग की रस्मों को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, ना ही किसी का सुन रहे होते हैं। ये देखकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि दूल्हा दुल्हन चाहते क्या है। दूसरी तरफ गू चनमन जो होता है उसके हाथों में कोई कटार होती है जिसे वो इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि तभी बाइलीडोंग की आवाज आती है कि हम आ चुके हैं, ये शादी नहीं होगी। क्या यन फैमिली और गू फैमिली अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं? तभी 5th अंकल गू कहते हैं कि हमने तो आपको इनवाइट नहीं किया। तो वो कहता है कि इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो पहुंच है उसे इनविटेशन की जरूरत नहीं होगी। तो वो पूछता है कि आप हो कौन? वो कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो तुम हमें अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अब मैं आ ही चुका हूँ तो मेरे इंटेंशन आप जान लो कि मैं किडनैप करने आया हूँ ब्राइड को। जब ये सब लोग सुनते हैं तभी उन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर हमला करने लग जाते हैं ये लोग। तब यहाँ पे सीकोंग अपने भाले का यूज करता है और तभी मीट काटने वाला ओल्ड पर्सन आ जाता है। इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर सीकोंग इतना पावरफुल नहीं होता है। वो बाइलीडोंग को कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं इन लोगों को संभाल लेता हूँ। पर बाइलीडोंग वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि अगर साथ जीना है तो साथ मरना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ ली मानशा और लोशन जो होते हैं वो भी यहाँ फंस चुके होते हैं, वो मदद नहीं कर पा रहे होते हैं।
सीकोंग और दोजन की। तभी सीकोंग और उस ओल्ड मैन की लड़ाई हो जाती है और दोजन को समझ आ जाता है कि इन पागलों को संभालने के लिए मुझे अपने दोस्त को बुलाना ही होगा। फिर वो वहाँ पे एक विसल बजाता है और यहाँ पे एक व्हाइट सरपेंट आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्नेक है जो कि बाइली दोंग का प्यारा सा एनिमल होता है। ये स्नेक जो है ये मामूली स्नेक नहीं है, बल्कि ये स्नेक मार्क्स ऑफ जंगी ने अपने प्यारे से पोते को दिया था। तब सभी लोगों को समझ आ जाता है कि ये बाइली दोंग नहीं बल्कि वन फैमिली का एक लौता यंग मास्टर है। इसके जो पुश्ते हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इंपीरियल कोर्ट में, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं जो बाइली दोंग ये बाइली फैमिली से है। सब लोग उसकी आइडेंटिटी देखकर हैरान रह जाते हैं। इसकी ग्रैंडमदर ने क्या किया, इसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, फादर ने क्या किया, अंकल ने क्या किया, सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी इसे देखकर एक अलग ऑरा निकलता है। दूसरी तरफ ली मार्शल लोशन ने इन लोगों को हरा देते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये क्या है, व्हाइट सरपेंट, मतलब कि बाइली दोंग नहीं है बल्कि वो वन फैमिली से है, मार्क्स ऑफ जंगी। अगर उन्होंने अपनी सैनिकों को भेजा तो मेरी फैमिली का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। बेचारा रो रहा होता है क्योंकि उसने दोंग को बहुत कहा था। तभी वहाँ पर ली मानशा देखता है कि वो जो चीज आने वाली थी वो आ चुकी है। तब ये कहता है कि चलो एक काम तो सही हुआ, अब हमें चलना चाहिए। अपनी स्पॉटलाइट को वापस लेने के लिए दूसरी तरफ जो हमारी युआन होती है वो देखती है कि ये बच्चा यहाँ पर चैंग सिटी में क्या कर रहा है और ये भी व्हाइट सरपेंट के ऊपर। मतलब उसे समझ आ जाता है कि मार्क्स ऑफ जंगी का इकलौता बेटा बाइली दोजन है। अब यहाँ पर यान बताइन जो होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो आप मार्क्स ऑफ जंगी के बेटे हैं बाइली दोजन, ओहो आप हमारे गेस्ट बन के आए हैं, तो आइए बनिए ना गेस्ट। पर आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप मेरी बहन को क्यों भगा लेना चाहते हैं, क्या आप मेरी बहन को पसंद करते हैं? तो बाइली दोजन कहता है कि नहीं। तो वो पूछता है क्यों किडनैप कर रहे हो? वो कहता है कि मैं पसंद नहीं करता मगर कोई है जो यान लोली को पसंद करता है। तब वो यान बेतन से पूछता है कि कौन पसंद करता है मेरी बहन को? फिर वो कहता है कि गू फैमिली का पहला बेटा गू लोली। और यहाँ पर यान लोली कहती है कि हाँ मैं भी सिर्फ शादी करूंगी तो गू लोली से और किसी से भी नहीं। तभी यहाँ पे यन फैमिली का जो गार्ड होता है वो वापस आ जाता है और फिर से बाइली दोंग पर हमला करने लगता है। बाइली दोंग तो अपने सरपेंट से हट जाता है पर उसका सरपेंट इतना ताकतवर होता है कि वो उस गार्ड को मार देता है। उसके बाद वहाँ पे युआओ का एक एल्डर होता है। एल्डर कहता है युआओ को कि यन फैमिली और गू फैमिली लड़ रही है, हमें लगता है कि हमें भी चले जाना चाहिए और वैसे भी ये लोग बहुत कमजोर है हमारे सामने और हम फायदे में रहेंगे। अब यहाँ पे गू जनमन अपने अंकल को कहता है कि आपको सिर्फ पावर चाहिए थी इसलिए आपने भतीजे को मार दिया और आपने तो कहा था कि वो किसी बीमारी की वजह से मरे हैं, पर नहीं, उनकी चोटें देखिए, उन्हें मारा गया है, ना कि वो मरे हैं किसी बीमारी से। और आज मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। और वो अपने अंकल को मार देता है। उसके बाद वो यन बेतन से भी उसकी फाइट होती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। यन लोली अपनी आंखों से ये सब देख नहीं पाती। उसके बाद वो बोलती है कि ये शादी नहीं रुकेगी, ये शादी तो होगी पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी बल्कि तुम्हारे भाई गू लोली से करूंगी। भले ही वो मर चुका है पर मेरे लिए वो सब कुछ है। अब हम देखते हैं सीकोंग ठीक हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने बाइली दोंग को देखता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब बाइली दोंग बताता है कि तुम 2 दिन पहले बेहोश हो गए थे, मेरे अंकल ने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम ठीक हो गए हो। तभी उसके कपड़े में से एक छोटा सा स्नेक निकलता है। वो अभी नन्हा सा स्नेक होता है और वो डर जाता है। तभी वहाँ पे बाइली दोंग का अंकल आता है और कहता है कि इसे मारो मत, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर वो सीकोंग उसके बाइली दोंग के अंकल से थैंक यू कहता है। तब बाइली दोंग के अंकल कहते हैं कि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, मैंने तुम्हारे अंदर मेरा पॉइजन डाला है और इसमें तुम 10 दिन के लिए जिंदा रह पाओगे, पर मेरे पॉइजन को काटने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। पर मैंने सुना है कोई है जो कि पॉइजन बनाने में माहिर है और वो किसी भी तरह का पॉइजन काटने में माहिर है। अगर तुम उसके पास चले जाओ और तुम उसे ये कहो कि मैंने तुम्हें जहर दिया है तो वो अपनी पूरी हिम्मत लगा देगा तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए।
तब वो पूछता है कि ऐसा कौन है। तब वो किसी शू का नाम लेता है। एक है जो कि मेरे पॉइजन को काट सकता है, पर मुझे तो अफवाह ही लगता है। पर देखते हैं तुम्हारी किस्मत की ये पॉइजन जाते हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ वो सोचता है कि अब उसके पास अगर 1% भी चांस है तो वो जाएगा और अपने आप को ठीक करेगा और इस पॉइजन को पूरी तरह से हटवा देगा। उसके बाद वो घोड़े पर बैठता है और चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर बाइली दोंग और उसके अंकल बचते हैं। बाइली दोंग कहता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, तो उसका अंकल कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड बड़ा अच्छा है, पर अभी हमें चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे कोई दूसरा लड़का चिल्ला के बोल रहा होता है लंच का टाइम हो गया है। और ये जो लड़का है ये हमारा सेकंड मेन लीड है और ये हमारी बाइली दोंग का बचपन का दोस्त है जो कि पहले गुम हो गया था। इसने अपना नाम चेंज करके यान शाओ फन रख लिया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाइली दोंग और उसका अंकल बातें कर रहे होते हैं। तब दोजन कहता है कि अंकल मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। तब उसका अंकल कहता है कि क्या तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है, पर क्यों? तो वो कहता है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे वाइन बनाने के अलावा भी सब कुछ सीखना चाहिए और मेरी मॉम ने तो मुझे कोई टेक्निक नहीं सिखाई है सिवाय चिंको के स्किल्स के अलावा, पर इसमें तो मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और आप कब तक मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वॉर्ड आर्ट सिखाइए, प्लीज सिखाइए ना, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। तब उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है, तो ऐसा करो हम चलते हैं स्वॉर्ड फॉरेस्ट में, जहाँ पे सबसे पहले हम तुम्हारे लिए तलवार ढूंढेंगे, तुम्हारा सबसे पहला हथियार। जैसे कि बाइली दोंग ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि उसके अंकल उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो उसका बचपन का दोस्त होता है वो अपने प्यारे से दोस्त को कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ इस गाँव को छोड़कर अपना नाम बनाने और अब से मेरा नाम यान दिंग होगा, ना कि यान शफन। तब यहाँ पे उसका भाई कहता है कि तुम्हारी शादी कब हो रही है मेरी बहन से, शादी कर लो ना। तब वो कहता है कि नहीं, मेरी एंगेजमेंट हो रखी है, मैं अपनी प्यारी सी दुल्हन को ढूंढने और मेरा जो खोया हुआ दोस्त है उसको भी ढूंढने जा रहा हूँ ना, बस तुम अपना ध्यान रखना, देखना मैं फेमस होकर लौटूंगा और मुझे जाना ही होगा, बहुत दूर कहीं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। फिर वो छोटे से बच्चे को कहता है कि बाय बाय और अब मुझे निकलना चाहिए, अब से तुम मुझे यान दिंग के नाम से जानना। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाइली दोंग और उसका अंकल पहुँचते हैं एक टाउन में जो कि स्वॉर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वहाँ पे दिखाया जाता है कि हर किसी के पास तलवार होती है। अब देखो संजोग ये होता है कि यहाँ पर यान दिंग भी था। तभी बाइली दोंग देखता है कि ये जो लड़का पास में गया, ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद वो थोड़ा बैठ जाता है। फिर यहाँ पे उसे स्वॉर्ड की जो वाइन है वो पसंद आती है। वो उसे पीता है और कहता है कि वाह क्या टेस्ट है इसका, क्योंकि उसे वाइन बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अब यहाँ पे वो एक जंगल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा धुआं होता है। उसके अंकल बताते हैं कि यही तो इसकी खास बात है और इसे मिड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद वहाँ पर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जाने माने स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। अब वो कह रहे होते हैं कि जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए। अब स्वॉर्ड जो 4 तरह के आएंगी, पहले माउंटेन स्वॉर्ड जिसके लिए सब लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बाइली दोंग के अंकल बोल रहे होते हैं कि हमें 3rd और 4th लेवल की स्वॉर्ड देखनी पड़ेगी जो तुम्हारे काम आए। पर यहाँ पे दोंग जो है वो चाहता था कि अगर तलवार मिले तो सबसे खास मिले। उसके बाद वो वहाँ पे देख रहा होता है कि सभी लोग उस तलवार को पाने के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है जो माउंट वंग चंग में जो मास्टर है उनका शिष्य होता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मुझे लड़ने जाना होगा क्लाउड स्काई की जो तलवार है उसके लिए, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसे 3rd लेवल वाली ही तलवार चाहिए होती है। अब वो लड़ने के लिए भी तैयार होता है और उसका कंपटीशन जो स्टार्ट ही होने वाला होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यान दिंग और यहाँ पे बाइली दोंग के बीच में युद्ध होने जा रहा होता है। पर यान दिंग कहता है कि मैं हार मानता हूँ, क्योंकि तुमने जो स्वॉर्ड डांस किया है वो बहुत सालों के बाद मैंने देखा है और तुम्हारी जैसी स्वॉर्ड किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए उसे तलवार दे देता है।
उसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ रुक के क्या कर रहे हो, जल्दी चलो वरना सारे लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। यहाँ पे बुशोंग सिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बाइलीडोंग कहता है कि अंकल आप मुझे इतनी जल्दी क्यों ले आए। फिर अंकल कहते हैं कि तुम वहाँ पे नहीं रुक सकते, तुम्हारे हाथ में जो तलवार है ना वो सिलेक्टिव स्वॉर्ड है, तुमसे कोई भी छीन सकता है। दूसरी तरफ यांग दिंग देखता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बाइलीडोंग को मारने के लिए जा रहे होते हैं। यांग दिंग उन्हें रोक लेता है और कहता है अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि क्यों। तब वहाँ पे एक और लड़का होता है जो यांग दिंग का साथ देता है। दूसरी तरफ बाइलीडोंग जो होता है वो सो जाता है कैरेज के अंदर और अंकल उससे कुछ पूछ रहे होते हैं कि तुमने तलवारबाजी कहाँ से सीखी है, पर बाइलीडोंग होता है नशे में, इसीलिए वो जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांग दिंग बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो फाइनली अपने बिछड़े हुए फ्रेंड से मिल चुका होता है। फिर वो उससे थोड़ी बचपन की यादें आती है जहाँ उसके साथ एक और लड़की थी जो कि उसकी दोस्त थी और वो दोनों युआन और बाइलीडोंग तीनों आराम से कितना खेला करते थे, कितने मजे करते थे, ये सब कुछ याद आ रहा होता है। और फाइनली वो अपने बिछड़े हुए फ्रेंड से मिल चुका होता है, खुश होता है और यहाँ पे वाइन भी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे माउंट वंग जंग का एक आदमी आता है। वो कहता है कि अकेले अकेले वाइन क्यों पी रहे हो, मुझे भी शामिल कर लो। तब यांग दिंग कहता है कि अकेले पीने में जो मजा है वो साथ पीने में नहीं है। उसके बाद वहाँ पे माउंट वंश का आदमी कहता है कि मैंने सुना था आपके बारे में, मगर ये देखकर पता नहीं लगा था कि आप कितने ज्यादा महान हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आया कि जब आपने बाइलीडोंग को देखा तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप उसे बरसों से जानते हैं, इसलिए आप उसका साथ दे रहे थे और आप जानबूझकर हार रहे थे। यांग दिंग कहता है कि मुझे यही उम्मीद था कि तुम ये पता लगा ही लोगे, क्योंकि माउंट वंश में मैंने भी सुना था कि एक आदमी है जो कि बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद यांग दिंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यहाँ पे जैसे ही बाइलीडोंग की आंखें खुलती है उसका अंकल आता है और बताता है कि तुम्हारे पापा ने किसी को भेजा है तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए। फिर डोंग कहता है कि कौन। फिर वो देखता है कि जनरल चेन आए होते हैं पर उसका साथ नहीं देते, बल्कि कुछ लोगों को ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि 2 जन को चेन से बांधो और उसे घर की तरफ ले जाओ। फिर यहाँ पे उसका अंकल बैठे हुए तमाशा देख रहा होता है और कहता है कि मैं भी आता हूँ पीछे पीछे। जनरल चेन कहते हैं कि ठीक है, हम आपका वेट करेंगे। फिर यहाँ पर अंकल सोच रहे होते हैं कि अब बाइलीडोंग का क्या होने वाला है। उधर बाइलीडोंग को बांध दिया जाता है। एक लड़का होता है जो उसे खाना खिला रहा होता है। बाइलीडोंग सोच रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर कब आएंगे। तभी उसके फादर आ जाते हैं। फादर को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो कहता है कि आप कहाँ से आ गए, मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है। तब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे रूड वे में बात करने की। तो यहाँ पे बाइलीडोंग कहता है कि मैं तो करूँगा, अगर आप कुछ कर पाओ तो कर लो, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं अपने ग्रैंडफादर को बुला लूंगा। उसके बाद इन दोनों में चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ बाइलीडोंग की माँ को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ना उसने क्या क्या कारनामा किया है। तो डोंग की माँ कहती है कि क्या। अंकल बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो स्वॉर्ड फॉरेस्ट गया था और उसने अपने लिए